ओके शुभम, तो जो 2025 है उसमें आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो? मेरे लिए ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, इट हैज़ वर्कड लाइक वंडर्स। मैं पर्सनली ये 4 स्ट्रैटेजीज आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और उसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी है डीमर्जर्स ट्रैक करने के लिए एक टूल बनाया हुआ है एंड लेट मी शो यू, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल। सारे डीमर्जर्स यहाँ पे ट्रैक हो रहे हैं, किस डीमर्जर का बोर्ड अप्रूवल, एनसीएलटी अप्रूवल, रिकॉर्ड डेट, लिस्टिंग। कुछ कंपनीज में विच इज़ लाइक ये चलेगा, इसकी सर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो फिर मैं 10-15% तक भी डाल देता हूँ। मैक्सिमम आई हैव पुट इज 20%। उसके ऊपर मेरी जाने की आज तक हिम्मत नहीं हो पाई। मतलब जो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स सब कुछ लाइन हो गया है, मतलब वो भगवान का नाम लेके लेकिन कोई तीसरा ही वेरिएबल आ गया, कुछ किसी और ने आके कोई काम कर दिया और वहाँ से प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी को हिम्मत करके पैसा डाला था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सेबी जी आए, सेबी ने बोला नहीं 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 नहीं, आप पिछले 3 महीने में 100% बढ़ चुके हैं, आपको हम ESM 2 कैटेगरी में डाल रहे हैं। सेबी का मैकेनिज्म होता है जिसमें वो छोटी कंपनीज पे और ट्रेडिंग को हॉल्ट कर देते हैं या एक घंटे में एक बार ही ट्रेड करने देते हैं। उसकी वजह से बायर्स भाग जाते हैं। ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि मुझे सब आता है। बीच बीच में जब 3 इक्के वाले पत्ते आ जाएं तो फिर ऑल इन करने से भी नहीं डरना है। पर फिर भी आप टूवर्ड्स मतलब कि मिड और स्मॉल कैप में रहते हो बिकॉज ऑफ ग्रोथ। नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। आई हैव नो डाउट कि पैसा तो स्मॉल और मिड कैप में ही बनता है, जस्ट दैट वो पैसा वॉलेटिलिटी के साथ बनता है। ओके, तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट से। ओके शुभम, तो जो 2025 है उसमें आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो? सो आज की डेट में जो मेरा प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है, देखो वो तो सेम ही है। हम कंपनी को सबसे पहले स्क्रीन करते हैं, स्क्रीन करने के बाद उसमें स्टडी करते हैं जो भी हमारे को डिटेल स्टडी करनी है, एंड देन उसके बाद बाय सेल के डिसीजन लेते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है स्क्रीनिंग, क्योंकि 5000 से ज़्यादा कंपनीज हैं एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ पे देखना है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। अब यहाँ पे मैं एक केवियाट है जो मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है मार्केट में देने के लिए, या जिसे इंटरेस्ट भी नहीं है, जो देना ही नहीं चाहता, राइट, तो उन लोगों के लिए शायद ये उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा। लेकिन फॉर मी, बिकॉज आई एम अ फुल टाइम इन्वेस्टर, मेरे लिए आई थिंक ये जो है ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, इट हैज़ वर्कड लाइक वंडर्स। बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर टाइम रिफाइन हुआ है एंड नाउ इट इज़ वर्किंग वेरी वेरी वेल। तो प्राइमरली अगर आप अभी आप स्क्रीनिंग बताने जा रहे हो, स्क्रीनिंग का मतलब है कि 5000 कंपनीज में नजर कहाँ पे रखनी है। करेक्ट, एंड ये जो है आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि उन 5000 में से 100 कंपनी स्क्रीन होके आ रही हैं, उन 100 में से हम पढ़ शायद सिर्फ 30 या 40 रहे हैं, एंड फिर उसके बाद खरीद रहे हैं शायद 5 या 10। तो स्क्रीनिंग में अब हार्डेस्ट पार्ट ये है कि इतनी सारी कंपनीज में कहाँ पे क्या पढ़ना है, कैसे पता लगाएं। तो एंड इसका जो आंसर लाए करता है वो है मार्केट को खुद आकर के बोलने दो कि क्या कहाँ निगाह मारनी है, कहाँ नहीं देखना है। एंड हाउ विल मार्केट टेल? बाय बेसिकली जहां पर कुछ सडन चेंजेस हो रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, जो कि हमें लगता है कि क्यों हो रहे हैं। अचानक से कोई शेयर का बहुत ज्यादा भाग जाना, राइट, अचानक से कंपनी का रिजल्ट आना जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब आउट ऑफ द लीग है। जो कंपनी 5% से ग्रो कर रही थी अब 50% से ग्रो कर रही है, राइट। जहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है विच कम्स विद अ पर्टिकुलर डेट। सो ये कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो इनमें मैं पर्सनली ये 4 स्ट्रैटेजीज आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज कर रहा हूँ और उसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी है पीड। पीड का मतलब है पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट जी। इन शॉर्ट, जनरली लोग बोलते हैं कि रिजल्ट आने से पहले खरीद लो, कंपनी को स्टडी करो, डीप स्टडी करो, एंड देन कन्विक्शन के साथ होल्ड करो अगले 2-3 साल तक। लेकिन ये थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव स्ट्रैटेजी है एंड मैंने नहीं बनाई है। ये सब इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड
इफ एनीबडी वांट्स कैन एक्चुअली सर्च ऑन दिस, इट्स अ मतलब पूरा इसका लिटरेचर आपको मिल जाएगा। हाँ जी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बोलती है कि कंपनी का रिजल्ट आने के बाद जहां पर सडनली बहुत ज्यादा ग्रोथ आती है या बहुत ही ज्यादा कुछ तेजी से कुछ अचानक से हो रहा है, मार्केट को वो चीज समझने में कि यहाँ पे हुआ क्या, इट टेक्स सम टाइम, मे बी अ फ्यू वीक्स, अ फ्यू मंथ्स। एंड अगर हम उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को फिल्टर करके उसे जल्दी से समझ लें कि यहाँ पे क्या हो रहा है एंड उनमें इन्वेस्ट कर दें, तो बिटवीन लाइक प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट एंड द नेक्स्ट क्वार्टर 3 महीने में काफी बार द स्टॉक गिव्स लाइक 50, 60, 70%, कई बार 100% के रिटर्न भी मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द ट्रिगर इज। ऑब्वियसली इसमें गलतियां भी होती हैं, नथिंग इज परफेक्ट, बट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो कि मैं आज के डेट में फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि भाई हमको पता कैसे चलेगा, बट इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है। अगर आप स्क्रीनर में हैं तो स्क्रीनर में कुछ इस तरीके से आप देखते हो कि भाई ये कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, आपको 5,000 के 5,000 रिजल्ट देखने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कहाँ पर ग्रोथ बहुत ही अच्छी आ रही है, राइट। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, जैसे हमारे फाइनेंशियली फ्री में हमने इसके ऊपर एक टूल बनाया हुआ है विच इज़ कॉल्ड पीट टूल, पीट कैंडिडेट्स टूल। ये टूल सारे रिजल्ट्स को प्रोसेस करके एक स्कोर देता है एंड इस स्कोर के बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि भाई हमको सिर्फ इसी, जैसे अब इस क्वार्टर में अभी ऑलरेडी रिजल्ट फ्लो इन करने हो चुके हैं शुरू, तो यहाँ पे ये कुछ कंपनीज का अच्छा स्कोर आ रहा है, कुछ कंपनीज का खराब स्कोर आ रहा है, बट मोटा मोटा जिसका स्कोर 20 के ऊपर है हम इस पे ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब कोई जादू नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला या जिसमें ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी आई है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसे जाके खरीद लो, इसका मतलब है कि अब सिर्फ ये टॉप की 2 या 3 कंपनियां जो है वो स्टडी करनी है। इसमें मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, इसमें हमने और भी कुछ लगाया है दिमाग। हमने उस कंपनी की पास्ट हिस्ट्री जा करके उसके कैश फ्लो देखें, तो अगर ग्रोथ आ रही है लेकिन कैश फ्लो नहीं आ रहे तो हम उसे रिजेक्ट करते हैं। काफ़ी बार टर्न अराउंड होता है तो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, लेकिन पहले घाटा हो रहा था अब प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब हैं उसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज जो हमने जिसके बेसिस पे ये स्कोरिंग करी है एंड वो मेरा पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ उसको ही इसमें लाने की कोशिश करी है। बट इन शॉर्ट उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। somebody if somebody wants to do, he will be able to do it. Just wanted to say कि it is not a magical formula. Yeah, it is not nothing magical, but मतलब it has a lot of edge cases. Right. So ये हो गया, this is one strategy. दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड वो स्ट्रैटेजी है शिपिंग डेटा की। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, एक टूल है कॉल्ड वोल्जा, उसका हमने ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस का सब्सक्रिप्शन खरीदा है एंड वो सब्सक्रिप्शन हमें डेटा देता है कि अगर कोई भी कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में कोई सामान एक्सपोर्ट कर रही है तो वो डेटा शिप के ऊपर रख के जाएगा। अब वो जो शिप के ऊपर जा रहा है तो उस हर एक्सपोर्ट के डेटा का एक इनवॉइस बनेगा कि भाई फलां डेटा ने फलां शिप पे इतना, इस कंपनी ने इस कंपनी को ये माल बेचा, राइट। तो ये कंपनी क्या करती है, वो सारा डेटा एग्रीगेट करके ले आती है और हमको वो डेटा दे देती है। अब ये प्राइवेट कंपनीज का डेटा होता है, पब्लिक कंपनीज का, हजारों कंपनीज का डेटा होता है। अब इसमें हम ऊपर से अपना दिमाग लगाते हैं, अच्छा इसमें कौन सी कंपनी है जिसमें ऑलमोस्ट 50, 60, 70% एक्सपोर्ट से बिजनेस आ रहा है, क्योंकि अगर कोई 5% एक्सपोर्ट से बिजनेस आ रहा है उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम उस डेटा को इंटरप्रेट करके ये पता लगाते हैं कि किस कंपनी के रेवेन्यू बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं एंड मार्केट इज नॉट लुकिंग एट दोज राइट नाउ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा शिपिंग वाला टूल है, इस शिपिंग वाले टूल में आप देखो यहाँ पे इस डेटा को एग्रीगेट करके ये दिखाया है किस किस कंपनी में कितनी ग्रोथ आने के चांस हैं इस बार। तो फॉर एग्जांपल इस बार आपको ये कंपनी है ब्लू जेट हेल्थ केयर, ये यहाँ पे दिख रही है, लेकिन हमको ये जो कंपनी है ब्लू जेट, ये इसका आप चार्ट देखो, ये शिपिंग का चार्ट है, कितना कितना जा रहा है। इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड से हमको ये Q2 में ही समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ बहुत सडन हो रहा है। Q2 में आप देखो Q3, Q4, Q1 पिछले 3 क्वार्टर से ये कंटिन्यूसली शिपिंग डेटा में आ रहा था कि भाई ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। एंड जब हम एक्चुअली में इस ब्लू जेट के रिजल्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 163, फिर 163 से 208, 318, 340, तो पीछे बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ आई है। सिमिलरली प्रॉफिट्स भी 40 करोड़ से 110 करोड़ के हो गए। इसको हमने, अच्छा बाय द वे, इसका मतलब ये नहीं है बस जाना है सीधा खरीद लेना है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा, हमको समझ में आया है यूरोप में इनका एक कस्टमर है जिसको ये बैम्पिडोइक एसिड करके एक केमिकल है, ये API है जो कि बना के देते हैं, एंड वहीं से सारी ग्रोथ आ रही थी। तो वी कुड अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिनेरियो कि हो क्या रहा है। ओके, तो फर्स्ट स्क्रीनिंग की कंपनी पढ़नी कौन सी एज ऑफ नाउ, सिर्फ स्क्रीन कर रहे हैं कि हम एक होमवर्क मिले कितना सेक्शन ही करना है। तो सबसे पहला था पीड, यानी अगर कोई ग्रोथ में, सेल्स और प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है।
फिर उसको हम स्टडी कर सकते हैं। सेकंड इज दी शिपिंग डेटा, Yeah. जो कि खरीदा हुआ है वहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छा कुछ हुआ। अब वो हुआ क्या है वो हम बाद में देखेंगे। Correct. बट लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड? हाँ, सो नेक्स्ट मेथड से पहले एक बार मैं इसके ये दिखा दूं, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ स्क्रीन करके अगर आप खरीद भी लोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा बनेगा ही बनेगा। इनफैक्ट मैं ये ब्लू जेट की दिखाता हूँ, यहाँ पे ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी आई है और हमने यहाँ पे कहीं से आइडेंटिफाई करा था 600 के आसपास, उसको यहाँ पे ये 900 पे गया एंड 900 से इट केम बैक टू 600। तो देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पर, और शायद अगर किसी ने थोड़ा लेट भी खरीदा होगा, लेट्स से 700 पे खरीदा, तो वो लॉस में था इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। तो उसके बाद जो है ये वो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, जो कन्विक्शन वाला, वो जिगरे वाला कि बैठना है, रिजल्ट आएंगे, सब अच्छा होगा, कोई इश्यू नहीं है। अल्टीमेटली एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी हंकी डोरी। अभी वो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास आ गया, 600 से 1000, तो ऑलमोस्ट वॉट एवर 60% के आसपास बन गया। बट द जर्नी इज नॉट दैट ईजी। सो एंड सेम चीज आपको इसमें भी दिखेगी, जो मैं पीड की बात कर रहा था, इसमें तो खैर इजी थी जर्नी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा था इसके जब रिजल्ट्स आए थे अराउंड यहाँ पे 700 के आसपास, विद इन अ फ्यू डेज इट वाज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल एंड देन अभी ऑलमोस्ट 1100-1200 के आसपास आ गया। बट नॉट एवरीथिंग विल टर्न आउट लाइक दैट। रिजल्ट्स में भी बहुत सारी चीजें हमें लग रही हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन खरीदने के बाद स्टॉक गिर जाता है। सो यू हैव टू स्पेंड द एफर्ट टू अंडरस्टैंड कि इज द ट्रिगर परमानेंट और टेम्परेरी और वॉट एवर, उसको डिटेल्ड एनालिसिस इज स्टिल रिक्वायर्ड एंड द कन्विक्शन टू होल्ड ऑब्वियसली। नेक्स्ट स्क्रीनिंग जो है हमारी है वो डीमर्जर्स। ये एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है जो मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से। अ लॉट ऑफ टाइम्स हैज वर्कड ब्यूटीफुली। सिंपल भाषा में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मानिए आपके पास एक प्लॉट है, ठीक है। अब वो प्लॉट अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आपने दिमाग लगाया, यार मेरा जो प्लॉट है ना, इसको मैं पूरा का पूरा बेचूंगा तो मेरा 100 रुपए गज पे जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको ना छोटे छोटे 4 प्लॉट में काट देता हूँ। पीछे वाले प्लॉट सस्ते बेच दूंगा, आगे वाले क्योंकि मेन रोड के प्लॉट हैं, ये तो 200 रुपए गज पे बिक जाएंगे, बहुत प्राइम उस पे बिक जाएंगे। तो आपने ये दिमाग लगाया, ये साइड का जो प्लॉट है ये इसमें 2 रोड आ जाएंगी, ये प्राइम हो जाएगा। तो उस तरीके से आपने कैलकुलेशन करी। ऐसे मेरा पूरा का पूरा जो कॉस्टिंग आ रही थी वो 100 रुपए गज की आ रही थी, लेकिन अब मैंने इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया और अलग अलग लोगों को बेच दिया, तो अब मैं 150 रुपए गज, 150 रुपए गज कमा पा रहा हूँ नेट। एग्जैक्टली यही होता है डीमर्जर। सेम कंपनीज करती हैं जिसमें कंपनी को मल्टीपल धंधों में तोड़ देती हैं। जैसे अभी रिसेंटली आईटीसी का डीमर्जर हुआ था। आईटीसी में सिगरेट वाला बिजनेस है, होटल वाला बिजनेस है, एफएमसीजी वाला बिजनेस है। तो उसमें मतलब जो सिगरेट बिजनेस था वो अलग करके और होटल बिजनेस को अलग किया गया था। सेम अगर आप रिलायंस में देखोगे, उसमें जियो भी है, उसमें जियो फाइनेंस भी है, उसमें आपका पेट्रोकेमिकल वाला बिजनेस भी है एंड एवरीथिंग। तो कल को एंड विद इन अ फ्यू ईयर्स जब उनके बच्चे बड़े हो ही गए हैं, जब उनकी शादियां हो जाएंगी एंड थोड़े और वो हो जाएंगे, उन सबको अलग अलग धंधा दे दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट मतलब डीमर्जर में हम ये देख रहे हैं कि जब कंपनी टूटती है तो टूटने के बाद, क्योंकि आपको उन सब कंपनी के शेयर मिलेंगे अगर आप पहले होल्डर थे मेन कंपनी के, करेक्ट, तो उसका जो सम ऑफ पार्ट्स है दैट विल बी मोर देन द इंडिविजुअल कंपनी। अगर ऐसा है yes. तो फिर देन इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट। बट एज ऑफ नाउ फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस हमें बस ये पता चलता है कि ये डीमर्जर है। करेक्ट। इसके लिए भी आपने कुछ बनाया हुआ है? हाँ, इसके लिए भी हमने बनाया हुआ है। इसके लिए हमने डीमर्जर्स ट्रैक करने के लिए एक टूल बनाया हुआ है एंड लेट मी शो यू। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल, डीमर्जर ट्रैकिंग टूल। यहाँ पर पूरी मार्केट में, अब लोग कहते हैं पता कैसे चलेगा कौन सा डीमर्जर हो रहा है, उसमें भी प्रोसेस होता है। सारे डीमर्जर्स यहाँ पे ट्रैक हो रहे हैं, किस डीमर्जर का बोर्ड अप्रूवल, एनसीएलटी अप्रूवल, रिकॉर्ड डेट, लिस्टिंग, ये पूरी पाइपलाइन होती है एंड पूरा डीमर्जर होने में 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है। तो वी ट्रैक ऑल द डीमर्जर्स, वी ट्राई टू पुट इट हेयर फॉर द सब्सक्राइबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी। तो ये एक टूल है एंड देन इसमें एक चीज़ और आएगी विच इज़ बेसिकली द रिसर्च पार्ट, जहाँ पे हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करके वी ट्राई टू हेल्प कि यहाँ पे ये डीमर्जर में ये हो रहा है, उसकी वैल्यूएशन वगैरह करके। सो ये एक स्ट्रैटेजी थी। इस बार जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, हमने एक डीमर्जर में मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया था, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, एंड इट प्लेड आउट ब्यूटीफुली। अभी डीमर्जर इसका कंप्लीट भी नहीं हुआ है एंड नो रिकमेंडेशन, आई एम होल्डिंग एंड माई होल्डिंग प्राइस इज ऑलमोस्ट 600 रुपीज़, बट as it got the approvals it played out beautifully। यहाँ पे ये लाइक पिछले कुछ महीनों में 600 का ऑलमोस्ट 1100 के ऑलमोस्ट 1000 के आसपास गया।
बट सिर्फ डीमर्जर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर के खरीद लो, इसका नहीं, मतलब नहीं। है कि ये बट सिर्फ सेम स्क्रीनिंग है। टाइम पे और बहुत सारे डिमर्जर्स हुए थे, क्वेस्ट का भी हुआ था, रेमंड का भी हुआ था एंड सो ऑन। बाकियों में वो पैसा नहीं भी बनाता, एक्चुअली पैसा डूबता भी है इनमें। रेमंड लाइफस्टाइल इज अनदर कंपनी जो डीमर्जर के बाद बहुत लोगों ने फ्रेंजी में खरीदी थी एंड बहुत लोग अपना पैसा गंवाए थे। यू कैन एक्चुअली सी यहाँ पे ये 2200-2300 पे लिस्टिंग हुई थी एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ सितंबर टू मई व्हाटएवर फ्यू मंथ्स आधे से भी कम हो गया था almost। दैट्स व्हाई यू नीड अ प्रोसेस। आई थिंक आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें पता चलेगा कि इससे हम बच सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So this is another strategy, but the strategy works if you do the proper due diligence. Then obviously there is another strategy where I track orders. It is called big order strategy, जहाँ पे मैं किस कंपनी को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, छोटे, उन्हें ट्रैक करके आई ट्राई टू प्रिडिक्ट कि यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो सकता है। जी, तो एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ जो मैं समझाऊँ। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो सिर्फ स्क्रीनिंग करना है कि अभी लेट्स से कि इस क्वार्टर या जो मैं कंपनी पढ़ने वाला हूँ वो कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था पीड, कि जब रिजल्ट सीजन आ रहा है क्वार्टरली तो उसमें जो ग्रोथ है सेल्स और प्रॉफिट की और भी एक दो वेरिएबल्स करके वो ज़्यादा आ रही है। अगर वो ज़्यादा आ रही है तो अच्छा यहाँ पे नज़र जानी चाहिए। द सेकेंड इज शिपिंग डेटा, कि ऐसी कंपनियाँ जो एक्सपोर्ट कर रही हैं और अपने 50% जो उनको पैसा है धंधे का वो एक्सपोर्ट से आता है, तो उनको आप स्टडी करते हो और अगर उसमें दिख रहा है कि अच्छा वो कुछ बढ़ने वाला है क्योंकि एक्सपोर्ट पहले हो चुका है, तो उस पर सिर्फ नज़र करनी है। क्योंकि ये भी डेटा देखना पड़ता है कि क्या पता वो पैसे उसको उस वक्त मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, जब भी मिलेंगे। बट अगेन स्क्रीनिंग के लिए ये है। थर्ड है डीमर्जर, की जब कंपनी टूट रही है तो उसका जो इंडिविजुअल वाला टुकड़ा है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है इंडिविजुअल वाले से। तो भी आई थिंक इट मेक सेंस कि वहाँ पे भी हम पढ़ा जा सकता है। और फाइनली बिग ऑर्डर्स, की कोई एक कंपनी है लेट से 50 करोड़ की कंपनी है, उसको 5000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो अब हमें अगेन उसका जो अर्निंग सोर्स है वो पता चल गया कि कुछ अर्निंग होने वाली है, तो उसको भी पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, बट ये सब सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोसेस है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको नाम मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा नाम मिलेंगे। लेट्स से आपको 100 नेम्स मिल रहे हैं, अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 100 कंपनीज को डिटेल में पढ़ें एंड यू डू ऑल द हार्ड वर्क। तो बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हमको ये समझ में आ गया कि ये कंपनी है, उसके बाद हम ये पता लगाते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि क्या जो भी ग्रोथ आ रही है उसका रीज़न क्या है। क्या वो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सडन सा इवेंट होता है, छोटा सा इवेंट होता है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, खाली नंबर आएंगे, सस्टेन नहीं करेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि कंपनी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, यार हिम्मत नहीं है, इस कंपनी में आप होल्ड नहीं कर पाओगे एंड सो ऑन। तो उसके बाद वो फिल्टरिंग कर लेते हैं एंड देन हम उस डिटेल स्टडी करने से पहले फिर उसके बाद हम तीसरा आंसर ढूंढते हैं कि अर्निंग सस्टेनेबल है या नहीं है। तो अगले 2-3 साल तक क्या अर्निंग आ सकती है। काफ़ी बार ऐसा है कि कंपनी का नया कैपेसिटी आया है तो सस्टेनेबल हो गई कि नहीं यार नया कैपेसिटी आया है, डिमांड अच्छी है प्रोडक्ट की, आएगी अर्निंग। तो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि जैसे भी आपने ब्लू जेट का एग्जांपल लिया जो आपको शिपिंग टूल से मिला। बिल्कुल, तो आपने सिर्फ अभी स्क्रीन किया, अभी आपने डाला नहीं जी। बट अब फिर क्या हुआ, मतलब इसमें आपको क्या कहानी, जब आपने पढ़ी तो उसमें क्या जब कहानी मैंने पता इसमें चली? पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि एक चीज़ होती है कॉल्ड कंट्रास्ट मीडिया। कंट्रास्ट मीडिया बेसिकली क्या होता है कि जब अगर आप MRI कराने जाते हैं, MRI कराने में एक होता है हड्डी का करना विच इज़ ईजी, बट जब आप मसल्स का, इंटरनल ऑर्गन्स का, हार्ट का इधर उधर MRI करते हैं तो वो MRI मशीन पे ऐसे नहीं आता। वो करने के लिए एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है फॉर सम केसेस। वो इंजेक्शन के अंदर एक डाई मिक्स होती है, कलर होता है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ग्लो कर देता है, जैसे अच्छी पिक्चर आती है हमारे में। एग्जैक्टली। तो ये जो ग्लो करने के टेक्नोलॉजी है, ये थिंक ऑफ इट लाइक प्रिंटर के, अगर आप कैनन का प्रिंटर खरीद रहे हो तो कैनन की इंक डालनी पड़ती है। तो सेम चीज जिस कंपनी की MRI मशीन है उसी कंपनी का वो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उन्होंने वो लॉक इन कर रखे हैं। वो टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि अगर आप दूसरी कंपनी का डाल रहे हो तो MRI मशीन अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगी या उतनी अच्छी इमेज नहीं देगी। तो इस वजह से जो कंपनी, ये बाय द वे इस पूरी दुनिया में सिर्फ 4 या 5 कंपनीज हैं जो ये MRI मशीन्स बनाती हैं, ऑलमोस्ट 80-90% मार्केट शेयर कॉर्नर करके बैठी हैं। और उन 4 में से 3 कंपनीज के लिए जो इंक के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे API बोलते हैं, वो ब्लू जेट बनाती है। ओके, हाँ, तो ये इसकी पहले से ही बना रही थी या मतलब क्या? नहीं, ये पहले से बना रही थी, लेकिन आज की डेट में इंडिया में वो एक China+1 चल रहा है, तो इस वजह से इनको
उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आ रही थी। एंड इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल था बैम्पिडोइक एसिड करके, वहां पर इनकी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आ रही थी। तो ये इनका ट्रेडिशनल बिजनेस था, प्लस एक और मतलब बैम्पिडोइक एसिड जो कि यूरोप में एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो हमको ये समझ में आ गया कि इनको सीडीएमओ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सीडीएमओ का मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट। तो एक्चुअली में पेटेंट कोई और ओन कर रहा है या प्रोडक्ट भी किसी और का है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है फॉर देम। सो इट इज अ प्रॉक्सी टू दैट ट्रेंड। तो ये हमको समझ में आया कि वो ट्रेंड बहुत ही अच्छा चल रहा है, इस वजह से ये प्रॉक्सी बहुत अच्छा करने वाली है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अभी वहाँ आपने स्क्रीन किया ब्लू जेट में, उसके बाद आपने ये शिपिंग डेटा के थ्रू आया, फिर आपको ये पता चला कि अच्छा इसमें जो है ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो अर्निंग है अगले 2-3 क्वार्टर की वो अच्छी हो सकती है। करेक्ट। मगर ये 2-3 क्वार्टर है, ये 2-3 साल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये तो बैम्पिडोइक एसिड जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए यूज होता है। तो ये एक नया मॉलिक्यूल बनाया गया था जो कि रिप्लेस कर रहा था एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को। तो जिनको भी हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम होती है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए वो, तो मेन जो ग्रोथ आ रही थी वो बैम्पिडोइक एसिड से आ रही थी। ये वाला जो मैंने बिजनेस बताया वो ट्रेडिशनल बिजनेस था, वो हमेशा से करते आ रहे थे, मेन ग्रोथ वहां से आ रही थी। तो मतलब आपको कैसे बताइए 2 या 3 साल तक जो है सस्टेन रहेगी ग्रोथ? वो मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स रहते थे, उस वजह से ये नई टेक्नोलॉजी है जो मार्केट शेयर गेन कर रही है बहुत तेजी से। एंड ये एक सेक्युलर ट्रेंड था, एंड ये उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। तो मुझको ये समझ में आया कि नहीं यार, ये ट्रेंड एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए चलेगा, बट ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। आप 10 साल नहीं बोल सकते। उसका मेरे को रीजन पता चला कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक और सुपीरियर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि अभी तक मतलब ट्रायल वायल चल रहे हैं, अगले कुछ सालों में वो आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आगे जा करके इनका वो चीज रिवर्स भी होगी। सो इट इज नॉट अ बाय एंड होल्ड टाइप कंपनी, लेकिन अगला 1-2 साल 2-3 साल सॉर्टेड है। अंडरस्टूड। तो ठीक है, अभी लेट्स से कि वैसे तो मुझे पता आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हमने स्क्रीनिंग करी, उसके बाद स्टोरी हमें पता चल गई कि 2-3 साल इनके सॉर्टेड हैं। नाउ व्हाट, लाइक अभी ये 2 स्टेप हो गए, फिर आपका हाँ जी, हाँ जी। आगे तो फ्लो आपको ये चार्ट समझ क्या में आया बोलता कि हाँ ठीक है, 2-3 साल सॉर्टेड हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं आई ट्राई टू पुट अ वेरी है? स्मॉल। अगर 2-3 साल सॉर्टेड नहीं है तो यू डोंट इन्वेस्ट, तो एल्गोरिदम सेज आपका फ्लो या चार्ट कि नो। एग्जैक्टली नो। लेकिन हाँ, अगले 2-3 साल सॉर्टेड हैं। फिर उसके बाद मैं टेक्निकल्स पे आता हूँ, क्योंकि मैं आई एम अ टेक्नो फंडा गाय। तो मैं देखता हूँ चार्ट के साथ साथ फंडामेंटल्स के साथ साथ चार्ट भी अच्छा होना चाहिए। जी। एंड विच बेसिकली मीन्स कि ये जो काली लाइन दिख रही है इसके नीचे, विच इज द 200 दिन का एवरेज, मूविंग एवरेज, उसके ऊपर होना चाहिए स्टॉक प्राइस, एंड अप ट्रेंड में होना चाहिए। एंड वो मैंने देखा, वो मुझे दिखा कि हाँ इस काली लाइन के ऊपर है, स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो वहां से मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया। तो टेक्निकली इट इज ओके। फिर उसके बाद अगले अगर स्टेप। आपको रीजन पता चला होता और 200 डीएमए के नीचे होता नहीं तो आप तो नहीं मैं नहीं लेते, करता, नहीं मैं तो नहीं यहीं लेता, पे रिजेक्ट हो जाता। यहीं पर रिजेक्ट हो जाता। हाँ। तो ओके। आई ओनली इन्वेस्ट वेयर देर इज, मतलब शायद मैं ट्रैकिंग के लिए 2-3 हजार रुपए का खरीद लेता ताकि मेरी आंखों के सामने वो दिखता रहे। वरना बॉस होता केस। क्या है, मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ मिस हो जाती हैं। तो मैं पोर्टफोलियो में डाल लेता हूँ जहाँ पे मुझे पोटेंशियल हाई लग रहा होता है। बट अगर लेट्स से कि वो 200 डीएमए के ऊपर है, विच इज माय फर्स्ट इंडिकेटर, उसके बाद मैं इसमें 1% डालूंगा। 1% डाल के मैं इसको ट्रैक करूंगा 1% किस चीज का? अपने पोर्टफोलियो का, अपनी नेटवर्थ का। तो तो अपनी लेट्स से नेटवर्थ अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो सिर्फ 1,000 पे डालोगे? 1,000 रुपये डालूंगा, हाँ। एंड अच्छा। 1,000 रुपये डाल करके मतलब इट डिपेंड्स, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मुझे पता है, ऐसे श्योर शॉट गारंटी है, जैसे ब्लू जेट के केस में आई वॉज मोर सर्टन, तो आई कैन स्टार्ट विद 3% पोजिशन, बट जनरली आई स्टार्ट विद 1% एंड स्लोली टेक इट टू 3 and 5%। लाइक व्हाट इज द मिनिमम और मैक्सिमम जनरली आपका कितना रहता है स्पेक्ट्रम? हाँ, तो जनरली मतलब कि 1 to 5% ही रहता है। ओके। लेकिन कुछ कंपनीज में विच इज लाइक एक कंपनी इन एन ईयर या 2 कंपनीज इन एन ईयर जो बहुत ही ज्यादा, मतलब वो कई बार वो व्हेन यू लुक एट द सेम पैटर्न्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो कभी कभी वो चीज फ्लैश होती है कि यार नहीं ये चलेगा, इसकी सर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, जहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई, तो फिर मैं 10-15% तक भी डाल देता हूँ। मैक्सिमम आई हैव पुट इज 20%। उसके ऊपर मेरी जाने की आज तक हिम्मत नहीं हो पाई। मतलब एंड यू पुट या फिर उसका प्राइस इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो खुद ही 20% बन जाता है आपका? नहीं, आई हैव पुट 20% ऑफ माई नेटवर्थ इन वन वेरी कंपनी। रेयर, बट वेरी दैट वेरी रेयर, वंस ओनली वंस सो मतलब फार। जो टेक्निकल्स फंडामेंटल्स सब कुछ हाँ, अलाइन हो गया है। मतलब वो भगवान का नाम लेके।
बट वो रेयर होता है, बहुत ज्यादा बट rare। इट मेक सेंस कि अच्छा चलो 1% डाला, ठीक है आपने डाल दिया अभी, हाँ, जैसे 1 लाख रुपए थे मैंने 1,000 रुपये डाल दिया, नाउ व्हाट? 1 लाख रुपए थे, मैंने 1,000 रुपये डाल दिए एंड नाउ आई स्टार्ट ट्रैकिंग। एक बार मेरा थोड़ा सा कंफर्ट जोन बन गया, मेरे प्राइस से 10-20% ऊपर चला गया, फंडामेंटली कुछ और न्यूज़ आ गई, पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, जो मैं स्टोरी सोच रहा था वैसे प्ले आउट हो रही है, आई हैव अ डिसेंट क्वेश्चन, मैं उसको 1 से 3 लेके जाऊंगा, 3 से 5 लेके जाऊंगा। सो दैट इज द ओवरऑल मतलब आप एवरेज अप कर रहे हो कि जब जब विनर जो है आपका एक्चुअल में जो हमें सोचा था वो हो रहा है, देन यू आर, क्योंकि कई लोग उल्टा करते हैं, इसका एवरेज डाउन करते हैं कि जब नीचे जाता है तो फिर ज्यादा वो पैसे डालने लग जाते हैं, जो कि Yes. इंडेक्स में तो फिर भी सेंस बनता है, इसमें तो बिल्कुल नहीं बनता। बिल्कुल। तो जैसे जो लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके लिए वो एवरेज डाउन करना या वो सब चीज़ें, मतलब इट इज़ नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर आप नेस्ले में या HUL में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, HDFC बैंक में, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कंपनियां जब गिरेंगी, यू नो कि यार अच्छी कंपनियां हैं, कोई इशू नहीं है, वापस आ जाएंगी एंड ऑल। लेकिन जब आप स्मॉल कैप मिड कैप्स में, जैसे कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ पे जला जला के मेरे को ये सीख मिली है, एवरेज डाउन डज नॉट वर्क। एंड बाय दैट व्हाट आई मीन इज़ कि वहाँ पर इतने ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं कि कई बार आप जो सोच रहे हो वो तो सही हो गया, लेकिन कोई तीसरा ही वेरिएबल आ गया, कुछ किसी और ने आके कोई काम कर दिया और वहाँ से प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी को हिम्मत करके पैसा डाला था, वहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, रिजल्ट भी बढ़िया ही आने वाला है। वो सेबी जी आए, सेबी ने बोला नहीं 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 नहीं, आप पिछले 3 महीने में 100% बढ़ चुके हैं, आपको हम ESM2 कैटेगरी में डाल रहे हैं। जिन्हें नहीं पता, ESM2 इज एनहांस सर्वेलेंस मैकेनिज्म, सेबी का मैकेनिज्म होता है जिसमें वो छोटी कंपनीज पे और ट्रेडिंग को हॉल्ट कर देते हैं, या 1-1 घंटे में एक बार ही ट्रेड करने देते हैं। उसकी वजह से बायर्स भाग जाते हैं। पर And फिर then- भी आप टूवर्ड्स मतलब कि मिड और स्मॉल कैप में रहते हो बिकॉज ऑफ ग्रोथ। नहीं नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लार्ज कैप्स में तो कितनी उंगली पे भी नहीं गिन पाओगे 50-60% ग्रोथ वाली कंपनीज। स्मॉल कैप्स में तो 50-60% ग्रोथ वाली, मतलब सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आर ग्रोइंग 50-60%। सो आई हैव नो डाउट कि पैसा तो स्मॉल और मिड कैप में ही बनता है, जस्ट दैट वो पैसा वॉलेटिलिटी के साथ बनता है। सो इसीलिए ज़्यादातर लोगों को स्पेक्यूलेशन लगता है, एंड उसमें फ्रॉड्स भी होते हैं, विच इज़ नो डाउट, बिल्कुल होते हैं। लेकिन इवन आफ्टर दैट, इवन आफ्टर, मतलब आप बेसिक फिल्टरिंग करके फ्रॉड सब मिला भी लो, तो भी द परसेंटेज ऑफ फ्रॉड, वो घाटा खाने के बाद भी नेट नेट बहुत ज़्यादा पैसा बनता है कंपेयर टू। बट दैट विल ओनली हैपन इफ अ पर्सन अंडरस्टैंड द एलोकेशन स्ट्रेटजी और एग्जिट वाली। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि भी 2 ही स्टॉक लिए थे 50% वाले, वो नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, इनमें आप 2 स्टॉक वाला गेम नहीं खेल सकते। इसमें तो आपको कम से कम 40 आपको स्टॉक, 20 30 स्टॉक, 50 स्टॉक, 30-40 स्टॉक तो मतलब ठीक ठाक मेरे हिसाब से इज नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी। 30 स्टॉक्स ठीक है, अंडरस्टूड। तो अभी हुआ कि हमने पहले स्क्रीनिंग करा, फिर उसके बाद हमने देखा कि सस्टेनेबल अर्निंग है कि नहीं, जिसमें हमने ब्लू जेट का एग्जांपल लिया। फिर आपने देखा कि 200 DMA के ऊपर है कि नहीं, विच इज स्टेज 2 स्टॉक में, और अप ट्रेंडिंग है कि नहीं। नहीं है तो फिर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। उसके बाद भी आप सिर्फ 1% का स्टार्टिंग में डालोगे अपना पोर्टफोलियो का। उसके बाद आप देख रहे हो कि जो वो थीसिस थी वो प्ले आउट हुई कि नहीं, जो भी एजम्पशन थी। बिल्कुल। अगर हुई तो आप उसको इंक्रीज करते करते चार- मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 4-5% तक ही रखोगे। यानी अगर 1 लाख रुपए तो 5,000 तक ही लेके जाओगे और उसको बढ़ने दोगे 5,000 को। बिल्कुल। फिर फाइनली व्हाट विल हैपन? फाइनली उसके बाद फिर अपना नॉर्मल एग्जिट स्ट्रैटेजी में या तो स्टोरी प्ले आउट होना बंद हो जाए, जो भी ट्रिगर था जिसके बेसिस पे वो खरीदा गया था वो ट्रिगर रिवर्स हो जाए। फॉर एग्जांपल पीड के बेसिस पे खरीदा था कि अर्निंग बहुत अच्छी आएगी, और अब अगले क्वार्टर की अर्निंग ही स्लो हो गई। शिपिंग डेटा पे खरीदा था, शिपिंग डेटा बहुत अच्छा आएगा, अगले क्वार्टर में शिपिंग डेटा ही खराब हो गया। या तो फिर अगर आपने कोई फंडामेंटली डीमर्जर के लिए खरीदा था, NCLT में अप्रूवल ही नहीं मिला, डीमर्जर अटक गया, तो या तो आपकी फंडामेंटली जो भी रीजन था खरीदने का वो रीजन रिवर्स हो जाए, और या तो फिर स्टॉक का टेक्निकल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाए। सो आई प्ले टेक्नो फंडा। अगर स्टॉक टेक्निकली 200 DMA के नीचे आ जाए तो आई टेंड टू, मतलब आई जनरली डोंट मेक इट 0, बट वो जो वापस मैं 4% बैंड पे गया था, वापस वो 1% के नीचे आ, मतलब सो 1 से 3, 3 से 5 जब हुआ था तो 5 से 3, 3 से 1 हो जाएगा बेसिकली, इन शॉर्ट। तो बेस्ड ऑन हाउ वीक द चार्ट इज, एंड देन आई एम ओके टू ट्रेड इट अ बिट। अगर वापस गया तो आई एम ओके टू पुट द मनी बैक, बट बिकॉज इसकी वजह से मेरे बहुत सारे ब्लंडर्स बचे हैं पास्ट में, तो आई एम ओके। तो बड़े, मेरा सिंपल मोटो है, बड़े एलोकेशन पे बड़ा घाटा नहीं खाना है, अपने आप को गलत साबित होने देना है। इट इज़ ओके
बी हम्बल इन द मार्केट, अपनी गलती को माथा जोड़ो मार्केट के सामने, हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो। ज़्यादा हम्म ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि मुझे सब आता है। हम्म एंड बीच बीच में जब 3 इक्के वाले पत्ते आ जाएं, हम्म कभी कभार, बहुत रेयरली जब हम्म होता है, जब हम खेलते हैं हाथ में 3 इक्के आ गए, तो फिर हम्म ऑल इन करने से भी नहीं डरना है। सिंपल। अंडरस्टूड या अंडरस्टूड। तो अभी इसके दो एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेट से ब्लू जेट का ही था। अभी क्योंकि पूरा वोलेटाइल था, तो उसमें आपकी साइकोलॉजी क्या थी? ऊपर जाके एकदम वो नीचे भी आया। तो इसमें मुझे एग्जिट कभी नहीं करना पड़ा, बिकॉज ये पूरे टाइम अपने 200 डीएमए के ऊपर था। आप काली लाइन देखो, हम्म एंड इट बेसिकली मीन्स कि 900 से 600 आया, तो अच्छा हम्म खासा करेक्शन आया, लेकिन उसके बावजूद भी द चार्ट वाज स्टिल ओके, इट वाज अबव द 200 डीएमए। तो मेरे को कभी एग्जिट नहीं मिला। शिपिंग डेटा में हर क्वार्टर में इम्प्रूव्ड एक तरीके से डेटा आ रहा था हर क्वार्टर में, तो फंडामेंटली भी कोई एग्जिट नहीं मिला। और मैं पढ़ भी चुका था डिटेल में, आई स्पेंट लाइक 2-3 days स्टडिंग दिस कंपनी एवरीथिंग। तो मुझे कन्विक्शन भी आ गया था कि यार अच्छा ही करेगा ये कंपनी, मतलब इट्स अ नीश कंपनी। तो अंडरस्टूड। देयर वाज अनदर कंपनी यू वर टेलिंग कि जहाँ पे जो थीसिस है वो गलत हुई और पूरा नीचे जाता रहा, बट अगर जो टेक्नो फंडा कर रहा है वो बच जाता क्योंकि वो 200 डीएमए के नीचे था। रेमंड, रेमंड का। नहीं नहीं, इसमें डीमर्जर पहले ही हुआ था, डीमर्जर के बाद इसकी लिस्टिंग हुई थी। हम्म और लिस्टिंग में बहुत बुलिश थे लोग, बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे। ये रेमंड के 2 बिजनेस टूटे थे। एक लाइफस्टाइल बिजनेस जो इनका कपड़े वाला बिजनेस था वो अलग हुआ था, और बाकी इनका डिफेंस का एक बिजनेस था, और इनका एक और बिजनेस था, वो एक अलग कंपनी बनी थी। तो काफ़ी लोग ये थे कि नहीं इस बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। बाय द वे इसमें ये अपने देखो, आप 200 डीएमए के ऊपर आया ही नहीं कभी भी। फ्रॉम द डे इट एक्चुअली लिस्टेड, इट वाज ऑलवेज ट्रेडिंग बिलो 200। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई पहले दिन तो 200 डीएमए है ही नहीं, 200 दिन लगते हैं 200 डीएमए बनने में, हम्म विच इज़ ट्रू। बट इट वाज, अगर आप नॉर्मल लाइन खींच के भी देखोगे, इट वाज अ डाउन ट्रेंडिंग चार्ट बेसिकली, राइट। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके मेन इसमें जो आप बोलते हो ना, वो छुरा भोंकने वाला जो काम हुआ था, वो खंजर भोंका गया था, वो भोंका गया था इसके पहले पहले रिजल्ट में। तो जहाँ पे इसका पहला रिजल्ट आया था, वहाँ पे लॉस आया था इसका बहुत ही ज़्यादा, सून आफ्टर द लिस्टिंग। ये लिस्टिंग हुई है सितंबर 2000। मतलब जितने भी टुकड़ों में टूटा, कोई भी कंपनी ने कंपनसेट ऐड करके प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ, इसमें जिन लोगों ने डिमर्जर से पहले पैसा डाला था उनका प्रॉफिट बना था इसमें लिस्टिंग वाले दिन तक। तो जिन्होंने पहले दिन बेच दिया उसका बना था। बट बेसिकली जो लोग इस पर्टिकुलर, काफ़ी लोग डिमर्जर के बाद भी खेलते हैं इस स्ट्रैटेजी को, तो उसमें प्रॉफिट नहीं बना था, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा लॉस बना था। और काफ़ी लोगों को तो मतलब मेरे से जो लोग पूछ रहे थे, मैंने ही बोला था कि भाई आप बाद में देख लेना, अभी नहीं जा रही है ना फेवर में, भाई अभी निकलो, क्यों उसके पीछे पड़े हो। एंड बट एनीवेज, मतलब ऐसा बहुत, नॉट जस्ट दिस, ये तो खैर उतना ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैपन एवरी क्वार्टर। तो मतलब ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 10 में से 5 चलती हैं, 5 नहीं चलती हैं। दैट इज हाउ द गेम वर्क्स। जो 5 चलती हैं उनमें ज़्यादा पैसा बन जाता है, और जो नहीं चलती हैं उनमें टाइमली कट करना है, उतना ही गेम है। घाटा हुआ तो 10% और प्रॉफिट हुआ तो 30-40% बन गया, तो हो गया ना गेम, बस उतना ही करना है। बट आई थिंक ये मतलब काफ़ी लोगों को यही कंफ्यूजन होती है या फिर ये गलत फहमी होती है कि नाम, मतलब नाम इज़ एवरीथिंग, बट नाम के बाद वाले जो स्टेप हैं आफ्टर स्क्रीनिंग कि एग्जिट कब करना है, एलोकेशन कितना करना है, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ जो समझ आया मुझे। ओके, तो ये समझ आया कि सबसे पहले आप स्क्रीनिंग कर दो कि अभी जो है लेट्स से इस क्वार्टर में कि कितनी कंपनीज पढ़नी है। तो उसमें 4 मेन मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। पीड, कि जब कंपनी में एकदम ही ज़्यादा ग्रोथ आ जाए तो वहाँ पर हम नज़र कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। सेकंड वॉज शिपिंग डेटा, कि बहुत ही ज़्यादा इस बार शिप कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो। द थर्ड इज डी मर्जर, कि कंपनी टूटने वाली है, तो अब हमें उसमें उसको भी पढ़ सकते हैं, बट हमें अभी देखना पड़ेगा कि टूटने के बाद क्या ज़्यादा वैल्यू होगी कि नहीं होगी। देन फाइनली वॉज बिग ऑर्डर्स, कि छोटी 500 करोड़ की कंपनी को 5000 करोड़ का कम ऑर्डर मिल गया। ओके, जब ये कर लिया फिर उसके बाद हम नीचे आ गए कि अब इस कंपनी को डिटेल में पढ़ो कि 2-3 साल तक उसकी अर्निंग सस्टेन है कि नहीं। जब वो पढ़ लिया, अगर नहीं है तो मत इन्वेस्ट करो, अगर है तो उसके बाद ये देखो कि वो 200 डीएमए के ऊपर है कि नहीं, स्टेज 2 स्टॉक है कि नहीं, स्टेज 4 है तो भी नहीं पढ़ो। बेशक 1-2 हज़ार रुपये डाल के या 500-100 रुपये डाल के रख लो ताकि आपके पोर्टफोलियो में दिखता रहे, ताकि परसेंटेज की टर्म में उसमें दोबारा ग्रोथ दिखे, तो देन दोबारा से उसको स्टडी किया जाए। देन उसके बाद डालना भी है तो 1% डालो अगर आप बुलिश हो, फिर दोबारा देखो कि थीसिस प्ले आउट करिए कि नहीं। अगर कर रही है तो उसको 4-5% तक लेके चले जाओ,
और फिर दोबारा से उस पर नज़र रखो कि 200 DMA के नीचे तो आनी नहीं चाहिए, और फाइनली अगर आ जाती है या आपकी थीसिस हिल जाती है, जो आपने सोचा था इतनी अर्निंग आनी चाहिए उतनी नहीं आई, तो फिर एग्जिट कर जाओ। और इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो ये एक पूरा प्रोसेस है एज अ होल, जो हमें जो लॉसेस हैं उसको जल्दी काटने में हेल्प करेगा, और जो हमारे विनर्स हैं उनको एम्पलीफाई करने में हेल्प करेगा। एंड दिस प्रोसेस मेक्स इट ब्यूटीफुल रादर देन जस्ट द स्क्रीनिंग स्टेप। सो आई थिंक 100%। या एंड फाइनली मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझको ये भी बोलते हैं कि सर इसमें तो टाइम जाएगा। देखो, मैं ऑलरेडी इसमें हेल्प करता हूँ लोगों की टू कट शॉर्ट द टाइम by helping them with the research, by helping them with the tracking, by creating tools and everything. But that is absolutely right. Time तो जाएगा. It is not like कि मतलब because I am a full-time investor, I want people to understand the process and not invest blindly, वरना conviction ही नहीं आता। अगर आप self investing कर रहे हो, आप किसी स्टॉक में किसी के भरोसे में इन्वेस्ट करोगे और फिर आप जब गलत टाइम पे बेच दोगे क्योंकि आपको स्टोरी ही नहीं पता। आई थिंक इवेंचुअली वो है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। तो कई लोग होते हैं ना, वो न्यूज़ देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स के बजाय कोई फिनेंस की न्यूज़ ही चल रही है, या फिर वो बहुत ज़्यादा से देखने क्या हो रहा है, कोई जो भी है। तो मतलब आई थिंक उन लोगों के लिए ही है, बाकी नहीं है तो फिर आई थिंक इट इज़ बेटर टू रिमेन इन इंडेक्स फंड। मतलब या ऑब्वियसली, मतलब इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड को बिल्कुल बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, या जो भी आपको पसंद है। आई थिंक इट डज मेक सेंस टू जस्ट बाय एंड होल्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम फॉर दिस फ्लो चार्ट। आई होप काफ़ी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू, बाय बाय। बाय।